नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस में हुए घपले, हाल ही में जो घपले हुए, उनकी जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट? और क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से इलेक्शंस में गड़बड़ी हुई, जिस तरह से काउंटिंग में गड़बड़ी हुई, मशीनों के खेल के आरोप लगे और इसी तरह से वोटर लिस्ट से जिस तरह से हजारों नाम काटे गए, क्या इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कराएगा? और क्या देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या ये जो स्ट्रांग रूम है जहां सीसीटीवी फुटेज लगी होती है, जिस स्ट्रांग रूम में मशीनें होती हैं, जी हाँ, वोटिंग मशीन्स होती हैं जहां पर, उसकी जांच होगी? और जिन मशीनों में नई बैटरीज लगाई गई, क्या उन बैटरीज की भी जांच होगी कि गिनती में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ है? अब दोस्तों, ये जो सवाल है मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज महाराष्ट्र में विधानसभा की जब शपथ समारोह शुरू हुआ तो समूचे विपक्ष ने, खासकर महाविकास अघाड़ी जिसको इंडिया कहते हैं, उनके सारे विधायकों ने शपथ से बायकॉट कर दिया। और इन विधायकों का यह भी आरोप था कि मशीनों की मदद से इस बार नतीजे मैनिपुलेट किए गए। जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। जो मैंडेट है, ये मैंडेट न जनता का है न महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। अब दोस्तों, चाहे वो मुंबई हो या फिर पूरा महाराष्ट्र हो, हर जगह ये डिमांड हो रही है कि चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, खासकर मशीनों को लेकर या वोटर लिस्ट में जिस तरह से नाम काटे गए, इसकी जांच कराई जाए। अब मोदी सरकार तो ये जांच कराएगी नहीं और चुनाव आयोग भी चुप है, खामोश है। कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में या कटघरे में चुनाव आयोग भी है, जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाए। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच कराएगा? क्योंकि सबकी उम्मीद, चाहे वो विपक्ष हो या तमाम एनजीओज हो, उनकी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है कि वो इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे और महाराष्ट्र में सारी चुनावी प्रक्रिया 360 डिग्री, जितने भी पहलू हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो मुंबई में हंगामा है और उधर दिल्ली में भी हंगामा है। और दिल्ली में हंगामा जो है वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि साहब, यहाँ पर भी वोटर लिस्ट से चुन चुन के नाम काटे जा रहे हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में चुन चुन कर जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसके नाम काटे जा रहे हैं। और केजरीवाल सबूत लेके आए। पहली बार आज केजरीवाल ने लाइव सबूत कैमरे के सामने रख के उन लोगों को खड़ा कर दिया जिन लोगों के नाम जानबूझकर काटे गए। कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप A334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप B8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। अब दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और केजरीवाल हर मोहल्ले में उन लोगों को कैमरे के सामने खड़ा करने जा रहे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। तो ये भी बहुत सीरियस एलिगेशन है, गंभीर आरोप है और पहली बार साक्ष्य के साथ है। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? जहां चुनाव आयोग जैसी संस्था चुप है, जहां पर मोदी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, वहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? सीबीआई मॉनिटर्ड जांच के आदेश देगा? ये देखना होगा। कई पिटीशंस लगने जा रही हैं। अब यहाँ एक बात मैं आज जरूर कहूँगा। आज मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया और टाइगर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तो उन्होंने कहा कि दीपक जी, ये जान लीजिए, नोट करके रख लीजिएगा कि 2029 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो मोदी जी 230-240 नहीं लाएंगे, 300 नहीं लाएंगे। मोदी जी
500 के पार जाएंगे। अगर ये सिलसिला नहीं रुका, अगर ये मशीनों का खेल नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा, चुनाव आयोग चुप रहा, संस्थाएं चुप रहीं, कोई जांच नहीं हुई, तो मोदी जी 500 पार जाएंगे। ये टाइगर का कहना है, टाइगर कह रहे हैं, सुनिएगा उनको आगे। और उमाकांत तखेड़ा भी कुछ बताने जा रहे हैं इस पूरे मामले में। मेरा पहला सवाल जो है वो टाइगर से, मैं एक जानना चाह रहा हूं कि आज जो विपक्ष ने, आज कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है शरद पवार वाली, अगर इन लोगों ने आज शपथ नहीं ली, शपथ का बॉयकॉट किया, तो क्या ये भी जनता की पल्स समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं जनता इनके साथ खड़ी है? आज इन्होंने बहिष्कार का फैसला क्यों लिया, मैं ये पूछ रहा हूं, विपक्ष ने आज शपथ क्यों नहीं ली? इसलिए उनको ये लगा है कि हम उस सदन में बैठेंगे जिस सदन में मशीनादेश से लोग आए हो, उस सदन में हम कैसे बैठेंगे। ऐसे 4 महीने में ऐसा क्या आमूलचूल परिवर्तन हो गया कि बारामती लोकसभा में, बारामती विधानसभा जो आती है, लोकसभा के अंदर जो विधानसभा आती है, वह 48,000 से लीड थी सुप्रिया सुले को, और अजित पवार की पत्नी आदरणीय सुनेत्रा पवार जी 48,000 से अपने पति के ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गई थी। वहां लाखों की तादाद में अजित पवार कैसे जीत सकते हैं? 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि 48,000 का भी गैप पाट लिया और 1.5 लाख एक्स्ट्रा हो गया? ऐसा क्या हुआ, बताए तो सही, ऐसा क्या हुआ? ये वही शरद पवार है। ऐसा भी नहीं कि पवार परिवार से कोई नहीं था, ये भी दोनों पवार परिवार के बीच में ही प्रतिद्वंद था। ऐसा क्या हुआ? क्या यदि आपने कहा कि लाडली बहना, तो कितनी महिलाओं के वोट है उसमें? चलो ये देखी जाए, क्या इतना लाख का डिस्टेंस आ जाता है? बीड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पंकजा मुंडे चुनाव हार गई, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक कॉन्स्टिट्यूंसी परड़ी में धनंजय मुंडे 1,40,000 से जीतते। तो फिर अपने कजिन के टाइम पे भी इतनी मेहनत करती, इतना लीड यदि उसी परड़ी में पंकजा मुंडे को मिलता, तो पंकजा मुंडे 1 लाख से जीत जाती। टाइगर, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपसे पूछूंगा कि गड़बड़ी जो हो रही है वाकई कितना गंभीर मामला है और कि गड़बड़ी कहां से शिकायतें आ रही, लेकिन मैं लखेड़ा साहब के पास जाऊंगा। लखेड़ा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पहले तो गांव में मॉक पोलिंग हो गई, बहुत सी हमको अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज का पता लगा कि वोट जो मशीन में गए और वोट जो गिने गए उसमें फर्क था, 5 लाख वोट से ज्यादा का फर्क था। और अब मैं देख रहा हूं कि विपक्ष ने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, और हम शपथ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये जनादेश की सरकार नहीं है। एक तमाचा मार दिया पूरी तरह से चुनावी व्यवस्था पर। लेकिन चुनाव आयोग चुप है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़ी घटना हो रही है मशीन को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग चुप है, खामोश है, और सरकार भी साथ में खामोश है। चुनाव आयोग इसलिए कि चुनाव आयोग इसमें अपराधी है, उसकी अपराधी की भूमिका है। चुनाव आयोग खुद कटघरे में खड़ा है, उसके बाद सवालों के जवाब नहीं है, उसके बाद उसके पास मत वोटर्स के सवालों के जवाब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के वोटों के जवाब नहीं है। और जब महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शंस को हम अलग छोड़ के रखते हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन में तो जो अभी अशोक जी ने मुद्दे गिनाए हैं, वो मुद्दे हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, पब्लिक डोमेन की बातें उन्होंने गिनाई हैं, और हम भी लगातार उन सारी बातों को उठा रहे हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन को रिग किया गया। देखिए, पैसे का मुद्दा है, बूथ कैप्चरिंग का मुद्दा है, शराब बांटने का मुद्दा है, बूथ मैनेजमेंट का मुद्दा है, और बूथ पन्ना प्रमुख वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं कि आप रैली नहीं हुई, हम इसलिए हार गए। अरे भाई, आपका जब आपके ईवीएम मशीनें लूटी जाएंगी तो आप ये सब चीजें क्या करेगा? तो ये पहली बार, मैं ये मानता हूं कि पहली बार जो भारत के विपक्षी पार्टियां 2019 से ईवीएम को लेकर के, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और जो बाकी पार्टियां थी, वो इलेक्शन के बाद चुप हो जाती थी। अब मुझे ये अच्छा लगा कि जो है मार्क्सवादी से जो लहर हुई है, जो तूफान मचा है, और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर भी जो जानसर जीते हैं, उत्तम राव जानसर, उन्होंने वहां की माटी कल चढ़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर, और वो दिल्ली भी आ रहे हैं, दिल्ली भी राजघाट पर आने वाले हैं। तो ये पहली बार हुआ कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार का जो आपस में एक नापाक जो संबंध है, वो इसलिए संबंध है कि इन्होंने, इलेक्शन कमीशन किसका नौकर है? इलेक्शन कमीशन आज सीधा सीधा मोदी सरकार का एक सर्वेंट बन करके रह गया है, और जो मालिक है, जो अपॉइंटमेंट की इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि मोदी जी ने अपॉइंटमेंट किया, जो कि जो लॉ है वो मैंने पढ़ा था कि एक ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी 5 लोगों का चयन करेगी,
और 5 लोगों के चयन जो है रखे जाएंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर। ये किसके लोग हैं? ये मोदी जी का बहुमत है वहां। तो मोदी जी जिसको चाहेंगे 5 लोगों की लिस्ट कौन तैयार करेंगे? मोदी जी के रिकमेंडेशन पे 5 ब्यूरोक्रेट होंगे। उसके बाद जो है 3 लोग होंगे, तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राहुल गांधी उसमें होते हैं तो पहले से उनकी सेटिंग है कि भाई अगर वोटिंग होगी तो राहुल गांधी या लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी लोकसभा में फ्यूचर में बनेंगे उनकी चलेगी नहीं, तो इन्हीं का होगा। तो ये बेसिकली एक सिलसिलेवार षड्यंत्र है इलेक्शन कमीशन चुनाव जी को रेक करने का, हाईजैक करने का, जनता का जो मैंडेट है। ये तो ढकोसला लगता है कि लोग लाइनों पे समझ लगे गए। रहे, लोग लाइनों पे खड़े रहे और तमाम जी तरह जी के जी। लोगों ने कष्ट सह करके ईवीएम मशीनें जा रही हैं बूथ पर, सब होता रहा। हम्म। तो ये पहली बार मुझे अच्छा लगा कि इलेक्शन कमीशन की को एक्सपोज करने के लिए विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं। और कल शरद पवार भी जा रहे हैं जी मार्केटवाड़ी में, जी कल जी। शरद पवार जा रहे हैं मार्च करने, और उसके बाद नहीं नहीं राहुल गांधी बिल्कुल, का भी प्रोग्राम है। जी, राहुल गांधी राहुल भी गांधी भी मार्च जा रहे करेंगे, उस राहुल गांधी भी उस गांव में मार्च करेंगे, शरद पवार भी मार्च करेंगे। और जो वहाँ के विधायक हैं जिन्होंने ये मॉक पोलिंग को ऑर्गेनाइज किया, वो दिल्ली आ रहे हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट पर जाएंगे। ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और एक बात जो लखेड़ा साहब ने कही वो इम्पोर्टेंट कही कि चुनाव आयोग दरअसल इसलिए चुप है क्योंकि इनको शक होता है लखेड़ा साहब को, वो खुद कटघरे में खड़ा है, खुद उसका जो कंडक्ट है वो सस्पिशन में, शक के दायरे में, ये वो कह रहे हैं, इसलिए खामोशी है। टाइगर, मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूं, आपने अभी कहा कि 120 सीट जो है वो महायुति ला सकती थी, यानी मोदी जी की जो टीम थी, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और पवार, अजीत पवार की, ये आपको लग रहा था 120 सीटें तक ला सकती है, लेकिन ये 230 पे चली गई, 100 सीटें ज्यादा बढ़ गई। इस पर आपको ताज्जुब है? 95 सीट्स का तो सीट वाइज ब्यौरा दिया है लोकमत ने, जहां मशीनों में गिरे और गिने हुए वोटों में तफावत है, अंतर है। अंतर है। तो 95 सीट तो सामने है मेरे। ओके, तो और इसीलिए ये आप कह रहे हैं चुनाव कि के 100? नतीजे 100, ये बहुत पहले से, आप अपना यदि पुराने प्रोग्राम देखिए नहीं तो नहीं, हम बार बार आपने कह रहे कहा थे, कि हम तो आपने भाई बार बार कहा था कि हम 120 सीट। हम जी, बार बार कह ही लेकिन रहे थे ठीक है, कि आपने कहा कि 70 95। से 75 बीजेपी आएगी, 20 से 25 एकनाथ शिंदे लेंगे, और फिर 10 से 15 जो है वो अजित पवार वगैरह लेंगे, तो हम 125 130 तक ये आंकड़ा जाएगा, 125 तक, और बहुत खींचा तो 130 तक। लेकिन सरकार नहीं बनाते, ये हमने कहा था। और ये और हमने वो कहा था सिर्फ 130 से इसलिए, 120 की जगह एक 230 पहुंच। नहीं, मेरा जो और क्वेश्चन है, 220 भी हमने तब कहा था जब 10,000 रुपए वोट का रेट चला गया, जब पैसा जी बहने लगा, जब 3,400 करोड़ रुपए का एक खबर किसी ने बताई, वो कंटेनर वाली बात हो गई। इन सारी फैक्टर्स को जोड़ते हुए वो फिर उसके बाद बहना के लिए जो दबादब पैसे 3-3 इंस्टॉलमेंट इकट्ठा दे के 6-6 7-7 हजार दिए, और वो पैसे ऐसे दिए कि एक एक घर में 4-4 महिलाओं ने अप्लाई किया तो भी दिया, जिनके घर में गाड़ियां 2-2 मंजिला बंगला है उनने भी अप्लाई किया तो उसको भी दिया। कलेक्टर्स को मतलब मेरी इंफॉर्मेशन है कि सबको ये जी सूचना थी, जो महिला आती है उसको पैसा दीजिए, चुनाव तक किसी को मना मत कीजिए। अब जाके जब चुनाव के नतीजे आ गए, अब फिल्टर लगना शुरू हुए। ये ठीक है, लाडली अब तो बहना का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 20% पे आएगा, लिख लीजिए मेरे साथ। क्योंकि जी अब जी जिसके जी घर में जी। कार है, जिसके घर में मोटरसाइकिल है, जिसके घर में स्कूटर है, वो नहीं अप्लाई कर पाएगी। जो इनकम टैक्स देते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो दूसरे किसी योजना के तहत कुछ लाभ लेते होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और फिल्टर लगेंगे, क्योंकि अब आपको ठीक, 2100 देना है नहीं नहीं, और पैसा मेरा है मेरा नहीं। आपने कहा कि पैसा पानी की तरह जब बहने लगा, तब आपका जो असेसमेंट था वो ये था कि 120 130 तक पहुंच सकती है मोदी जी की टीम, लेकिन वो 230 पे पहुंच गई। मेरा सवाल ये है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कि बीजेपी के तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं, बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके साथ आप बैठ के चाय पीते हैं, आपकी उनसे बातचीत होती है और बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है। बीजेपी के लोग, मैं टॉप लीडरशिप की महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, उनके साथ जब आपकी मुलाकातें हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने क्या कहा कि उनको कितनी सीटें मिल रही, उनका क्या असेसमेंट था? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ, चुनाव की घोषणा हुई, तो बीजेपी का अपना असेसमेंट भी 50 सीटों पे था, और इस 50 सीटों के चलते बीजेपी में बहुत उलट-पुलट हो रही थी। संघ से लेकर तमाम लोगों को प्रेस किया गया था कि आप पूरी तरह से आ जाइए।
सब संघ के शरण में गए, सारे लोगों के लिए गए। संघ ने नितिन गडकरी को प्रेशराइज करके कि कहा कि चाहे उतनी नितिन गडकरी एक दिन में 8-8 सभाएं कर लेते थे, लेकिन ना कोई किसी ने उनको थैंक यू बोला, ना कोई अभी नितिन गडकरी को पूछ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। जब चुनाव के टाइम पे जितना प्रचार करवाना था करवा लिया, बाद में आप घर बैठ जाओ, आप कौन हम नहीं जानते, ये स्थिति हो गई। अब ऐसे में फिर पैसा बहने लगा, तो धीरे धीरे हम ये कह रहे थे कि जो लोकसभा में स्थिति थी वो यकीनन अब विधानसभा में नहीं। विधानसभा में बहुत सारी चीजें बीजेपी ने इम्प्रूव कर दी। वो इम्प्रूव करने की बात जैसे जैसे धीरे धीरे आती थी, 50 का ये फिगर भी हमको बीजेपी के नेताओं ने ही बताया। उसके बाद ये अब 100-120 तक पहुंचेगी, ये भी फिगर बताया। फिर बाद में ये तय हुआ कि यदि हम 120-125 तक आते हैं तो सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। इंडिपेंडेंट 20-25 आएंगे, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था। इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे खड़े हो गए थे, काफी राजनीतिक दलों से, यूपीए में भी थे, मतलब यहाँ पे इंडिया गठबंधन में भी थे, एनडीए गठबंधन में भी थे। एनडीए गठबंधन के 90% लोगों को सेटल कर दिया था उन्होंने। इंडिया गठबंधन में ये नहीं कर पाए थे, इसलिए 2-2, 3-3 जगह पे कई जगह ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट खड़े थे। तो लग रहा था कि यदि इंडिपेंडेंट 10, 15, 20 आ जाते हैं, ऐसे में डील करने में बीजेपी बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएगी। तो इस धारणा के साथ लोग थे, लेकिन 230 का आंकड़ा, ये 230 का आंकड़ा एक कांग्रेस के नेता है, मतलब किसी पद पे नहीं है बेचारे, लेकिन कांग्रेस के डेडिकेटेड वर्कर है, वो वहां पे भी रह चुके हैं। तुम्हारे पिछली बार जो तेलंगाना में चुनाव हुआ वहां पे भी वो उन्होंने बहुत काम किया एक साथ। तो जब तेलंगाना के एक बड़े नेता से उनकी दोस्ती हुई, तेलंगाना के एक मित्र ने उनको कहा कि आई हर्ड बीजेपी विल बी 230, एनडीए विल बी 230। तो उन्हें कहा व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। उन्हें कहा कि आई हैव बीन टोल्ड बाय अ पर्सन, और उसने नाम लिया, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, उसने नाम लिया, वो पहले कांग्रेस का नेता हुआ करता था, मतलब कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल था, एक्सपोज हो गया, कांग्रेस से बाहर चला गया, अब वो बीजेपी के कोर टीम में। बोला ही हैज इन्फॉर्म्ड मी, क्योंकि कांग्रेस का पुराना नेता तो मेरे से तो उसके हाय हेलो थी ही, दिल्ली जाता तो मिलता था। ही टोल्ड मी कि लुक, what has happened in Telangana will not happen in Maharashtra. We will be 230, 230 plus. Things have been said. तो ये बात जब उन्होंने मुझे कही तो मैंने उनको कहा कि क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो यार, तुम महाराष्ट्र में, तुम खुद बैठे हो नागपुर में, तुम्हें लगता है 230? तो उसने कहा नहीं, मैंने भी हंस के टाल दिया, मैंने तो सिर्फ आपके कान पे बताया। एक मिनट टाइगर, इस व्यक्ति टाइगर ने एक बड़ी बात की, मैं जो क्योंकि अंग्रेजी में बता रहे थे, मैं हिंदी में दोस्तों को बता दूं। टाइगर ने कहा कि एक बड़े नेता कांग्रेस के जो टाइगर के मित्र हैं, उन्होंने चुनाव के नतीजे आने से पहले टाइगर को बताया, कन्फाइड किया कि मेरी बातचीत हुई है और मुझे तेलंगाना से एक नेता का फोन आया और उन्होंने बीजेपी के एक इनसाइडर को कोट करके कहा कि चीजें सेट कर दी गई हैं, वो हम 230 सीटें ला रहे हैं। जो बीजेपी का इंसाइडर को जिन्होंने कोट किया वो कांग्रेस के बड़े पोस्ट पे रहा करता था, वो एक्सपोज हो गया, बीजेपी का मोल है, इसलिए तो उसको बाहर कर दिया कांग्रेस ने। कोर टीम के एक नेता ने बताया उसके जरिए कि हमने चीजें सेट कर दी, गेम हैज बीन सेट, 230 सीटें आ रही। और जब टाइगर को ये बात बताई गई नतीजों से पहले तो टाइगर चौंक गई। ये कहानी है। मैं चौंक गया, मैंने उसको बहुत ही छिचोरी बात कही। मैंने कहा कि यार तुम मुझे बताओ, यू आर टेलिंग मी दिस, आप मुझे ये बता रहे हो। अरे बोले मैंने तो बस बताया आपको कि उससे मेरी बात होगी। अरे बोले ऐसी बातें बोलना भी नहीं चाहिए, कहाँ 230 यार, या 130 के लाले पड़े हुए, ये 370 वाली बात कर रहे हैं, इनको आदत है बात करने की। लेकिन टाइगर जब नतीजा आया तब फिर आपने क्या रिएक्ट किया? नतीजा आया तो मैंने उसको तब आपका दिमाग घूमा कि नहीं घूमा? मैंने बोला यस यू आर राइट, मैंने बोला तुम बिल्कुल सही थे, तुम उसके अपने मित्र को फोन करो। उस मित्र को फोन किया उन्होंने, बोला यार तुमने तो बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा बताया। तो बोला मैंने तो आपको बताया था कि किसको मैंने कोट किया, लेकिन ऐसी सेटिंग होगी ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। क्या है, आटे में नमक चल जाता है दीपक भाई, नमक का आटा नहीं गूंथा जाता, महाराष्ट्र में नमक का आटा ही गूंथा गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैंने उसी के बाद आपको कहा, और मैं आज के आपके चैनल पे फिर से एक दोहराता हूं, यदि ऐसी ही मशीनें चलती रही और मशीनों से ही वोटिंग हुआ तो 2029 में बीजेपी 500 पार होगी अपने बलबूते पे, 500 पार होगी।
टाइगर कह रहे हैं बीजेपी 500 पार होगी, अपने बूते पे पार होगी अगर यही मशीनों का सिलसिला चलता रहा। और एक बात इन्होंने कही कि चुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी के एक इनसाइडर नेता ने कांग्रेस के एक बड़े नेता से, जिनके उनके संपर्क थे पुराने, उनसे कहा कि 230 का हम फिगर पार कर रहे हैं, और वही नतीजा आया। एक चीज मैं लखेड़ा साहब पूछना चाहूंगा। टाइगर कह रहे हैं कि भाई आटे में नमक चल सकता है, लेकिन नमक में आप आटा नहीं गूंथ सकते। और आपने कहा कि साहब चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग खुद संशय के घेरे में है, संदेह के घेरे में। क्या आपको लगता है लखेड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट को अब हस्तक्षेप करना चाहिए, और जहां जहां गड़बड़ी का अंदेशा है, जहां पर 99% वाली बैटरी बदली गई, जिन सीटों पर, वहां के स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज निकलवानी चाहिए, वहां पर ये देखना चाहिए, मशीनों की जांच होनी चाहिए, जहां पर संदेह कि इस कंस्टिट्यूंसी में इस सीट पर गड़बड़ी हुई है, जिस तरह से शिकायतें गई हैं, उन शिकायतों की जांच होनी चाहिए, और बकायदा जांच जो है वो सीसीटीवी फुटेज और टेक्नोलॉजी के लेवल पर इस तरह की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, सीबीआई को जांच दे। क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस नाजुक मोड़ पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप न केवल हस्तक्षेप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को प्रोएक्टिव, अगर सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है भारत के संविधान का, और यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का कोई संविधान में कोई व्यवस्था है। हमारे पास एक ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह न केवल विफल रहा है, बल्कि उसकी आपराधिक भूमिका का भी पर्दाफाश हुआ है। आपने नोट किया होगा कि हरियाणा चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने एक मेमोरेंडम दिया इलेक्शन कमीशन को, तो 24 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का जो रिप्लाई था वो ऐसा था, वो भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच हो, जबकि उसको एक बड़े बड़े लीगल ढंग से, बड़ा संयम ढंग से अपनी बात बोलनी चाहिए, और उनको बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन कंडक्ट होने के एक हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन मिला, और उन्होंने उन अराउंड 100 सीट्स का ब्यौरा भी पूर्व के साथ में दिया कि कहां कहां किस लेवल पर गड़बड़ियां हुई हैं, और पूर्व दे दिए साथ में, पूर्व भी साथ में नत्थी करके पूरा बंच बना करके इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन उसके बाद शांत इसलिए हो रखा है इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन से जांच की मांग की। अरे भाई, जो खुद अपराधी हो उसको आप आर्बिट्रेटर भी बनाएंगे, उसको आप वकील भी बनाएंगे, उसको एक लाइन में पुलिस भी बनाएंगे। जी लखेड़ा साहब, एक लाइन में क्या होना चाहिए? समय समाप्त। एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करके पूरा इलेक्शन को, जो रेगिंग हुई है इलेक्शन कमीशन में, वहां रिपोल की मांग बात करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि ये बड़े पैमाने पर जो रिगिंग हुई है, एक एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में रिगिंग होती है, तो वहां पर आप पुनर्मतदान करवाते हैं ना, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन में पुनर्मतदान करवाते हैं तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये तो आपने रिग कर दिया, लूट दिया, बूथ लूट दिया, ईवीएम मशीनों से आपने बेशुमार गड़बड़ियां की। और हमने तो अपने शो में इतने बड़े इलेक्शन इंटरनेशनल फेम के जो देश पांडे साहब को बुलाया था 8 दिन पहले, उनके साथ 1 घंटा कब सब हुई, 45 मिनट। सवाल ये है कि जितने इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं देश के, वो दुनिया में वो कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग रिग हो सकती है, ये पूरा सिस्टम फेल है, ये सिस्टम में बेईमानी की पर्याप्त गुंजाइश है। अगर इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट शांत रहता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट होने दे रहा है ये। तो ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इंटरवेन करे, दखल दे और दोबारा चुनाव करवाए। मैं तो ये मानता हूं। लखेड़ा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इंटरवीन करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे नाजुक मौके पर अगर चुप बैठेगा तो फिर जो टाइगर कह रहे हैं कि 2029 में बीजेपी 500 पार भी जा सकती। लास्ट क्वेश्चन टाइगर आपसे, क्या आपको लगता है कि अगर एक इसमें डिजिटल एक पूरे इन्वेस्टिगेशन हो कि किस मशीन की हैकिंग हुई है, किसका माइक्रो प्रोसेसर चेंज किया है, टेम्परिंग हुई है, सीसी टीवी की मदद से कुछ फुटेज निकाली जाए स्ट्रांग रूम की, जहां जहां कंप्लेंट्स हैं, तो क्या इस तरह की अगर जांच होती है, सीबीआई को जांच दे के सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करती, तो कुछ रोशनी डाली जा सकती इस गड़बड़ी पर, और वो बेहतर होगा? कई गड़बड़ियों पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मात्र मशीनें नहीं, बाकी चीज भी देखनी चाहिए। नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दिया है एक जगह इंटरव्यू, उनने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे अपने मतदाता 3.5 लाख मतदाता
का नाम लिस्ट से हटाया गया। किसने हटाया? ये सवाल एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने अब उस सही बात है, इलेक्शन सिस्टम पे उनका किया। इशारा गुजरात लॉबी के उसका प्रति तो हो नहीं सकता नहीं है। किसी का भी होगा, किसी ने भी किया होगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन ये हुआ है और मेरे अपने मतदाता गए, तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ये मतदाता गायब कहाँ से हुए। दूसरी बात, जो 37 लाख मतदाता 2019 से 24 के बीच में बढ़े, मात्र 4 महीने में 47 लाख कैसे बढ़ सकते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन होना 47 चाहिए। कौन बने, इसका सत्यापन होना चाहिए। उसके बाद ये जो मशीनें 99% बैटरी चलती है, बैटरी इसका आविष्कार करना चाहिए, और यदि हो गया तो इलेक्शन कमीशन को पेटेंट करना चाहिए उस बैटरीज का, क्योंकि पूरे दुनिया में बैटरी डिस्चार्ज होने का ही लफड़ा है। सबका ओके प्रॉब्लम वही है, चाहे टेलीफोन का हो, चाहे ओके कार का ओके हो, चाहे प्लेन का हो। तो यदि ये बैटरी बिना डिस्चार्ज वाली बैटरी है तो उसको लेना चाहिए, अपने देश को बहुत पैसा मिलेगा, रॉयल्टी। दूसरी बात जो है, वो मशीनों के सील फॉर्म 17C के साथ मिलान क्यों नहीं होता? फॉर्म सी ओके अच्छा, कुछ सवाल ऐसे है कि किसी कैंडिडेट ने वोट दिया, उसका वोट क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ? भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसने अपने गांव में जाके वोट दिया, उसका गांव में क्यों नहीं वोट निकला? जीरो कैसा निकलता है? गॉट ऐसे इट। केसेस को चेक करना चाहिए, वो मशीनें मतलब आप चेक समझ करना गए, चाहिए उस गांव टाइगर की। टाइगर कह तो रहे तब टाइगर आप तब जाके आपको, मैं मानता हूं गॉट ये हमारा, ये इलेक्शन कमीशन बोलती है, मैं भी इस बात को भी मानता हूं कि ये उपमहाद्वीप है, हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरी होता है, क्लाइमेट वेरी होता है, कई जगह मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है, समझ गए। लेकिन गड़बड़ी एट अ टाइम पूरे महाराष्ट्र में हो जाए, मतलब महाराष्ट्र का, ठीक ठीक नागपुर का और पूना का और सोलापुर का और कोल्हापुर का और एक एकदम कोकण से लेके गढ़चिरौली तक, यदि आपको हर जगह गड़बड़ पाई जाती है तो फिर जी जी ठीक है। टाइगर कह सोचने रहे हैं का कि मजबूर करता है। 360 डिग्री जो है वो जांच होनी चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स देखें, वोटर लिस्ट में नाम कैसे गायब हो गए, या फिर जो रिगिंग हुई तो कैसे हुई, सीसीटीवी फुटेज देखें, मशीनों का देखें, हर तरह की जो कंप्लेंट है, चाहे वो बैटरी का मामला हो, चाहे वो वीवीपैट का मामला हो, सारे एस्पेक्ट्स में जाना चाहिए A to Z, और तब जांच करनी चाहिए। कुछ लखेड़ा साहब आप कह रहे थे, मैं 10 एक सेकंड बचे पॉइंट हैं। सिर्फ, हाँ, 5-7 सेकंड में। देखिए, हो क्या रहा है कि जो महाराष्ट्र मॉड्यूल जो डेवलप किया इलेक्शन कमीशन ने, वो मॉड्यूल चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी से शुरू होता है। कल अरविंद केजरीवाल ने ये बहुत बड़ा मुद्दा एक भाषण में, पद यात्रा पे है वो दिल्ली में, और वो दिल्ली में भी लागू हो गया। एक जगह उनके जो वोटर हैं, जो लाभार्थी है उसकी योजना से, उसके 3500-3700 वोट गायब हो गए, वोटर लिस्ट से गायब है। तो ये जो बेईमानी हो रही है, ये मल्टीपल लेवल पे हो रही है, गॉट इट। और ये ठीक है, मल्टीपल लेवल की बेईमानी को आप इस तरह से, जब तक इलेक्शन कमीशन को नकेल नहीं कसी जाएगी और इलेक्शन कमीशन को बेईमानी से रोका नहीं जाएगा, तो ये बेईमानी पूरे देश में होगी। जी चलिए, आज के जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है, हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सॉल्यूशन पर हमें दोस्तों ध्यान देना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, और सीबीआई को जांच दे, और खुद एक सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो उसको मॉनिटर करे, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियंत्रित जांच सीबीआई को दी जाए। और टाइगर और लखेड़ा साहब का कहना है कि 360 डिग्री जांच होनी चाहिए, यानी हर पहलुओं की जांच करनी चाहिए, चाहे वो वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात हो, चाहे वो बैटरी 99% की बात हो, चाहे वो स्ट्रांग रूम में कोई मशीनों को बदलने की बात हो, या फिर मशीन या वीवीपैट के साथ या मदरबोर्ड के साथ कोई टेम्परिंग है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। यानी डिजिटल लेवल पे भी जांच हो और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी जांच हो, 360 डिग्री जांच हो सारे पहलुओं पे। ये कहा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज मैं टाइगर की फिर लाइन दोहरा रहा हूं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा और विपक्ष सिर्फ धरना देता रहा, विपक्ष सिर्फ नारेबाजी करता रहा, विपक्ष बॉयकॉट करता रहा शपथ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें जांच करनी होगी, इसकी तय में जाना होगा, वरना 2029 में टाइगर कह रहे हैं कि मोदी जी 500 पार भी जा सकते तो ताज्जुब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप आए, और लखेड़ा साहब आप आए, रोशनी डाली इस दौर में जहां लोग, खासकर मीडिया के लोग, चुप हो जाते हैं इस तरह की बातें करने से। आप लोगों के हौसलों की मैं दाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, और इस तरह का जो करेज है उसको बनाए रखिए, जनता आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।